शरीर में 1/5 भाग, हड्डियों में 1/12 भाग, त्वचा में। कल विश्वविद्यालय बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, कल विश्वविद्यालय बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। I want to become a good manager. बिजनेसमैन बनना था। प्रशासनिक I सेवा। want to become an HR manager. I want to become a finance name and manager. fame and I want to make money and money. किसमें एडमिशन ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आपके आसपास कॉलेज नहीं है कोई? कॉलेज है पर वहाँ पर इतनी स्टडी नहीं है, इतनी एडवांस स्टडी नहीं है। An education revolution. Lovely Professional University. UGC recognized. 150 plus programs. 1,000 plus placements. 20,000 plus students. From 23 states and 5 different countries. Lovely Professional University. Transforming education. Transforming India. वहाँ पर फीस कम है इसलिए वहाँ पर जल्दी सीटें कम फिल हो जाती हैं। और यहाँ पे? यहाँ पर एक तो एडमिशन ओपन ही है, सीटें अभी तक सीम बताया नहीं अभी कितनी है सीटें। ये आप लोग इधर क्यों रह रहे हो? हॉस्टल सर में क्यों एक्चुअली नहीं ना रह रहे? हॉस्टल ना फेल हो जाते हैं पहले से। बट वो तो मुझे अब वो बन रहे हैं धीरे धीरे, अब नहीं बन रही है ना, अब इतना कैसे वो। गुजरात तो बहुत बढ़िया भी है क्या? देखा जाए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं तो कोई कभी नहीं, बहुत ही अच्छा है और अब कंस्ट्रक्शन चला ही जा रहा है सर। अभी देखो बच्चे नहीं आए हैं। आप पटना से यहाँ इतना दूर क्यों आए? बोला मैं दिल्ली आया था तो वहाँ पे DU में एडमिशन नहीं हुआ तो फिर मैंने W में एडमिशन लिया। मतलब लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी DU थी। हाँ वो तो है। ये फ़र्क क्यों है कि DU और लवली के बीच में फर्स्ट प्रायोरिटी DU क्यों है? पैसे का डिफरेंस है ना वो। रेपुटेशन बोलते हैं इसको, DU का, रेपुटेशन। हाँ वो जो कि उसने गेन कर चुकी है DU ने, इसको लेकिन ये भी करना लवली है। अभी नया है, ये गेन कर रहा है। तो तब भी आप लवली से, अगर ये नया है, लवली से बहुत सी और अच्छी होंगी, वहाँ क्यों नहीं आप लोग गए? लवली क्यों आए? देखिए एक तो ये था यूनिवर्सिटी थी, लवली यूनिवर्सिटी। बाकी तो कॉलेज में हो रही थी बाकी admission। कॉलेज वगैरह में हो रही थी तो हमको ज़्यादा प्रेफर यही किया। पहले ऐसे नहीं कि हमने डायरेक्ट एडमिशन, पूरी इंक्वायरी करके देखा है भी हाँ भी UGC की साइड में गए हैं, उनसे पूरा देखा भी हाँ भी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इज़ अंडर UGC और नॉट, तब हमने जाके एडमिशन लिया। बट UGC इसको सपोर्ट नहीं करता है फाइनेंशियल। हाँ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करता है। बोलते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आया था तो हमें ये नहीं देखना है कि फाइनेंस कर रहा है कि नहीं, हमें अपनी तो एजुकेशन से मतलब है। एजुकेशन से मतलब है, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, टीचर्स अच्छे होने चाहिए, फैकल्टी सारी, लैब्स वगैरह सारी। मुझे एक लड़का मिला रोपड़ से, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने आया था। मैंने कहा तुम यहाँ आए? कहता हमारे वहाँ सीट नहीं मिलती है, वो पहले भर जाती है, यहाँ जितने भी मार्क्स को पैसा दो वो घुस जाओ। तो स्टूडेंट कहाँ जाएगा? नहीं सब अगर बच्चों को- इसको अगर लवली उसको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, हाँ भी आप मेरे पास आइए, हम आपको जो देंगे करेंगे। बाकी रही पैसे की बात, पैसा तो हर इंस्टीट्यूट लेता ही लेता है। बात मानते कि नहीं मानते? I think the student is exactly right, actually. I mean, I think our debate on the purpose of his education is completely upside down, because there's a lot of focus on, so-called merit in getting in. Look, the purpose of a good education system is to improve as many people as they can from the standpoint they are at. So, so if I mean, I have no objection to somebody with 38% being in university, provided the university is equipped to teach them in the way that when they come out of the system, there's actually some real value added. And by value added, I don't mean certification, because I think the fundamental split in our thinking about education is some people think education is about certification.
You've got a BA, you've got a BTech, you've got, whereas education should be about education primarily rather than certification. And I think a lot of institutions confuse the two. I don't have a problem with that at all. But then don't go and say that you have a cutoff. And I think that is where, if at an institutional level you are dishonest and not showing integrity, then what education are you going to impart? And frankly, if you are using that person's money to subsidize a deserving candidate who can't get in because he can't pay or is very bright, that's okay too. Just talk about 350 plus acres campus, no? Just talk about that, and 150 plus programs are being offered in different disciplines, right? We are the founder batch of the college, and we have seen Lovely growing since there was one block before. We started with one hostel and one block here, and since then Lovely is growing. So there is no account of infrastructure and the hefty inputs they are giving to our college. वैसे कर लेना कि as it has got a very good record in placement, so we are confident that we would be getting good placements, and we are being prepared for that. We are getting regular training, we are getting that is there, personality development classes are there, industry interfaces there. So just tell about whatever activities you are going through. We are very confident of our placements in the next year. We'll be going through that. We've been prepared so well through the personality development and the aptitude classes, so that we are sure of getting placed. And about the communication skills, they are improving day by day. Lovely Profession University. 3 years gone and the years to come. We believe in a motto and we are following it. Transforming education, transforming India. When I was at Lovely and I was talking to a few students and I wanted them to talk about Lovely to me, I had a teacher at the back telling them exactly what to say. That probably is what is happening with education also. We're not creating thinkers, at least in these universities. That's my biggest problem. No, see, to be honest, I think. No, but is that true? Yeah, I would agree with it, which is I think particularly undergraduate education in India is not conducive to preparing students to have the ability to ask questions themselves. It does not take them seriously as adults, right? You're an 18, 19-year-old who's entered university. You have to have the existential orientation that I'm interested in asking lots of questions, right? I'm interested in finding answers to them. What I want is not so much the ability that somebody tells me, here's the answer, but the ability to in future be able to probe answers to questions that might arise. Most of our undergraduate system, whether in public or private universities, is not geared to that kind of orientation. That is the big sort of comparative disadvantage we have. Because, and the reason this matters, this matters is these are the students who are going to be your future judges, who are going to be your future civil servants, who are going to be your future managers. In each job, future television producers, in each job, there is a component of research that is internal to doing that job well and furthering that profession. Right? If students don't bring that orientation, right, then you will have that stagnation all across, where we are a society where basically we take things for granted. There's a paradigm under which things work, people hand that paradigm to you on the platter and you work with it. You don't ask the question, why is it this way? Why can't we do it differently? Why can't we do it better? How is it done elsewhere? How come it wasn't done 10 years ago? Right? In every job you can ask these kinds of questions. Right? And that's what a research orientation is. But I would emphasize the fact that, to be fair, I think the real crisis is not in private institutions. I think they are basically a reflection of what the other system is. The fact is that the public institutions are as bad as this, if not worse. विश्वविद्यालय बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। आप मुझे ये बताइए, क्या छात्र संघ का चुनाव यदि ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं तो नाजायज बात है? देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने विधिमान्य तरीके से छात्र संघ की स्थापना विश्वविद्यालय के अंदर की है। ये तो इस देश की संवैधानिक पद्धति का अपमान है ना। विश्वविद्यालय बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, विश्वविद्यालय बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। विश्वविद्यालय बंद रहेगा या विश्वविद्यालय बंद नहीं रहेगा।
विश्वविद्यालय बंद करने का, विद्यार्थियों का लॉस करने का कोई औचित्य नहीं है और विद्यार्थियों को भी समझना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और इन्हें चुनावों में इन्हें सबक सिखाना चाहिए। ये तो नेता के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है कि कल यूनिवर्सिटी बंद रहेगी, ऐसा कोई प्रशासनिक सूचना तो अभी नहीं दी गई है, तो हम इसे क्यों मान लें कि कल यूनिवर्सिटी बंद रहेगी? वो आपके हित के लिए लड़ रहे हैं नेता, हमसे तो ये बोला गया है। तो बोला गया है ना, वो नेता अपने चुनाव के लिए लड़ रहा है और जीत आज के नेता कहाँ किसी जनता के हित में कर रहे हैं? ये तो कॉलेज स्तर के नेता हैं, ये कहाँ स्टूडेंट के हित में सोचेंगे? चला जाए। छात्र नेता का मतलब होता है कि छात्रों के लिए बलिदानी, हमें अपनी पढ़ाई की बलिदानी देनी पड़े या फिर अपनी जान देनी पड़े, हर तरह से हम तैयार हैं। हम अगर अनपढ़ भी रहते हैं लेकिन हमारे 40,000 छात्र अगर पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से तो हम बलिदानी देने के लिए तैयार हैं। बट फिर अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे आपका करियर का क्या होगा? हम अपना करियर दांव पे लगा दिए हैं। छात्र राजनीति में आने के लिए हमने दांव पे लगा दिया है। इन छात्रों के लिए मैं हर तरह से लड़ाई लड़ूंगा और कोई भी अगर हमको प्रॉब्लम आती है तो हम उसको झेलेंगे। बहुत बड़ा बलिदान है। भगत सिंह से भी पूछा गया था कि आपकी जान चली जाएगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था, फांसी के लिए तैयार थे, वो हंसते हुए गए थे और फांसी दी थी। वो भी अगर यही सोचे होते, घर बैठे होते, खाना उनको भी मिलता है। ये जैसे ये अनुराग जी का खाना उनको भी मिलता है। आप लोग लाइन लगा लीजिए, ऐसे इधर भीतर मत रहिए। फोटो ले रहे हैं, मिल रहा है। आप अगर गोरखपुर यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके कहीं जाते हैं लोग आपके ऊपर हंसते हैं, ये आप मानते हैं? ये गोरखपुर की हकीकत है। तब भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं, तब भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारे पूर्वांचल की यूनिवर्सिटी है और हम लोग आसपास के पढ़ते हैं, तो फर्स्ट वरीयता इसको दे देते हैं कि यहाँ एडमिशन ले लें। और हमें यहाँ एडमिशन, यहाँ ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं अच्छी होती है, पढ़ाई होती है। हम MA फाइनल के स्टूडेंट हैं, हमारा लास्ट ईयर है इस यूनिवर्सिटी से। पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन ये लोग अपने कायदे कानून से निकालते हैं। जब अपने करना है तो छात्र से चुनाव क्यों करा रहे हैं? अगर छात्र कुछ कर रहे हैं तो उनके मान नहीं रहे हैं। इनका कुछ अलग अपना ध्येय रहता है, उनका कुछ अलग ध्येय रहता है। क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लीडरशिप या लीडर। आप बंद करा पाएंगे? वो भी तो अपनी, अरे हम लोगों ने तो इस शहर को बंद कराया है, शहर बंद कराया और चींटी नहीं दिखाई पड़ी है, चींटी शहर में नहीं दिखाई पड़ी है। विश्वविद्यालय तो दूर की बात है, अभी तो हम लोग शांति की बात कर रहे हैं। अरे हम लोग क्रांति को एक चैलेंज लेते हैं, चैलेंज कल भी लेंगे। Innocent student who wants to study gets sucked in the crossfire. Isn't that happening? Of course, that when two elephants fight, it is grass that suffers. चलिए, अलग अलग विषयों से हर आदमी करना चाहता है, पढ़ने आता है, कितनों के सपने पूरे होते हैं। पूछना सपने तो सजोने के लिए सपने पे फाउंडेशन थोड़े ना है। आदमी तो सपने सजोता है, लेकिन कहाँ तक उसके हिसाब से कर पाता है और अपने सपने को कहाँ तक साकार कर सकता है, ये तो फॉर्चुनिटी पे छोड़ दी जाती है ना। और मेहनत तो कौन नहीं करना चाहता। हम यहाँ से 200 किलोमीटर से दूर से आके यहाँ पढ़ने आते हैं। क्या हमारे अंदर नहीं है क्या कुछ सपन लेके नहीं आए हैं यहाँ पे? और सपन साकार करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कोशिश क्या, मैं उस पर तुला हुआ हूँ। One of the things which you must have noticed, I'm sure across your travels, is the demand for education has exploded at all levels. I mean, I think 10 years ago we used to even ask the question, do the poor want education? That's no longer even a question we should be debating. And now it's not only do they want education, it's actually they want access to education that hooks them into structures of the modern world, particularly English language. Very frankly, it's a huge divide in Indian society between those who have access to English and those who don't. Right? And there's a demand for English level English education. The state structures and the regulatory structures have been very slow to respond to this demand. And there are two sides of the story. One, which I just mentioned, which is the demise of public institutions, where
we operated public institutions on the assumption that these institutions are about everything else but the cultivation of intellect. So these are about political patronage, these are about some conception of social justice, these are about creating future politicians, these are about the ways in which state governments can actually control politics. All those considerations became much more important than the basic one. Are these places where we cultivate intellect? So that's the story about public institutions. Now, private institutions, the story is actually slightly interesting, because one of the things we found in a study we did, which has been published in South India, is that a large number of private education institutions are either owned by, run by, or have significant patronage of politicians. Now, why is that fact significant? That fact is significant is because what that's telling you is, A, in order to get regulatory clearances, you still need active government support. I mean, the fact is the license permit Raj in India now exists largely in 3 sectors. It's land, liquor and learning. कॉलेज का बोर्ड देखा, हम सोचे जरा देख ले कॉलेज का क्या बढ़िया वातावरण में आपने कॉलेज खोला है। आपका नाम? रावेंद्र। आप ही के नाम? नहीं, ये दादी का नाम है। अच्छा। हाँ। अभी कितने बच्चे हैं यहाँ? इस साल सत्र बंद कर दिया गया। क्यों? बच्चों की वजह से एडमिशन कम हो पा रहे थे। ऐसा क्यों? देर में मान्यता मिली। मिल गई मान्यता? हाँ, मान्यता हो गई। तो अब तो वापस स्टार्ट कर सकते हैं हम? नहीं, तो बाबूजी ने कहा अब सत्र अगले साल शुरू करेंगे, जो भी कुछ रह गया वो पूरा कर लिया जाएगा। प्रिंसिपल आप ही हैं? नहीं, हम लड़के हैं, हम लड़के हैं प्रबंधक जी के। और सत्र शुरू किया जाता तो एडमिशन होने चाहिए थे काफ़ी। तो प्राथमिकता मिलने में इतनी मुश्किल क्यों हुई? भाई, हम लोग विपक्षी पार्टी के हैं, पहले तो उम्मीद की जा रही थी हो सकता ना ही मिले। मतलब अच्छा, पार्टी मतलब जो समाजवादी पार्टी से बाबूजी यहाँ रहते हैं ताल्लुक जोड़, और इसमें शासन बसपा का, तो इसलिए सोचा जा रहा था शायद ना हो पाए, तो प्रयास किया गया, कुछ हो गया, जो कुछ जितना कुछ था बैठ जाए उसमें। काफ़ी बाहुबली है आपको लगता है? नहीं, पिताजी विधायक रहे यहाँ से काफ़ी दिन, 7 बार विधायक रहे। I am coming from Andhra Pradesh, and also I am the member of the AICC, and also I am the member of the AICT. So you are come here for some meeting? No, I have come here because I have proposed some proposals. One technical institution in the tribal area in Andhra Pradesh. Today, if you're an institution that has the right to give any kind of certification, irrespective of what you teach, you can make money. I mean, that in a sense is the simple, fact about these institutions. So all of them, all of them flourish. I mean, the standard rules of market competition don't apply when demand is so expansive. जय जय जय। ये मंदिर बन रहा है? हाँ सर, चेयरमैन सर का ऑफिस। Sir, what do you feel about the chairman? Very nice. Sir, I believe very much about chairman, sir. I have a great belief in our chairman. जी, पहले आप लोग प्रसाद लीजिए। It was a big hit at that time. Okay. And even we never tried to become a news like this. ये तो अपने आप ही एक न्यूज़ निकली कि, और उसका टाइटल था, और बना दिया हनुमान जी को चेयरमैन। How did you plan to get into education, sir? In this? हाँ, बहुत अच्छी बात है। हम और ये गए थे बालाजी दर्शन करने। मेहंदीपुर बालाजी हम लोग दर्शन करने गए थे, तो वहाँ पे मेरे ब्रदर का एडमिशन होना था MBA में, तो वहाँ से एडमिशन करा के नोएडा से वापस आ रहे थे, तो हम लोग वहाँ हर महीने दूसरे महीने दर्शन करने जाते हैं। तो दर्शन करके जब निकले तो ऐसे ही बात चली हमारी, इनकी बस 2 ही लोग थे हम लोग, कि जो कॉलेज का माहौल देख के आए नोएडा में, और एडमिशन की जो मारा मारी देख के आए वहाँ पे जब एडमिशन कराने गए, तो फिर ये हुआ कि क्यों ना कॉलेज एक डाला जाए, क्योंकि लैंड हमारे पास ऑलरेडी ये काफ़ी पहले से थी। I mean, आप कौन सी फील्ड से, कौन सी बिजनेस? We are from
the chicken business of Lucknow. And we are not academicians, we are not a purane educationist, we are not. We are only having the spirit of doing the things in good form. और सबसे अच्छा ये है कि हम लोग का शुरू से इनका साथ है और इनके बिना हम लोग कुछ भी सोच नहीं सकते। और अगर हम श्रद्धा के उससे देखें, अगर कहीं पे बात आती है जीवित की और भारत के नागरिक की, तो हनुमान जी तो वैसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद इनको प्राप्त था, तो वैसे इनको कौन कह सकता है कि जीवित नहीं। और अयोध्या में रामचंद्र जी के साथ परमानेंट रहे तो कौन कह सकता है कि भारत के नागरिक नहीं है। Even we are writing a book, Hanuman, a Management Mahaguru. We are gone through 6-7 chapters also. जरूर यहाँ कुछ है जो पहले साल में एडमिशन पूरे हो। Today you are giving a license to run an educational institution without even looking at the basic qualification of the person. That is he an academician? Does he have any experience of actually having done anything with academics? How is who is on the governing board? On all those kinds of things. It's basically you got the money and you can create an infrastructure. Doesn't mean that you can actually run a good education. Government really needs to think very seriously about all these things and maybe impose very strict quality standards, which because education is something which has a very long term impact. It is not like producing an automobile or a cell phone or a refrigerator or a TV. It has got impacts for future generations. अगर हम यहाँ पर एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड फॉलो करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, हर कमोडिटी के लिए हमको अलग से पहले प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्राइस रिलेटिव मतलब P1/P0 into 100. Hi, Sumit. I'm quite surprised because you probably look as young as them. Maybe younger than few of them. How old are you? 24. What are you saying? Yeah, I just completed my MBA last year. If you're in MBA, Yeah. why are you teaching? I'm really curious to know because the salaries outside are much better. Yeah. As you know that this is a very booming sector these days. In UP, there are more than 500 colleges of management, right? 500? More than 500 colleges. मर जाएंगे सब, कोई जॉब नहीं मिलेगी सर, कोई जॉब नहीं मिलने वाली। Yeah, you are very much right. MBA graduates are moving here and there. They are not able to get the job of 3,000 rupees. This is a fact. This is the situation of Lucknow. And sir, do any of these people know this? Huh? Do any of these people believe and know this? मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि इतने लोग MBA क्यों करना चाहते हैं? I want to become an HR manager in corporate sector. Name and fame and become a strong position in a society. I want to become a faculty in reputed B school. I joined MBA because I want to make money and money. What kind of expectations you have in terms of salary? About 30,000. There was a recent survey which was done, I think it was a year ago, in which it was said that of all the management graduates being passing out of various business schools in this country, only 23% of them are employable. So what are you going to do with the remaining 67%? Will their aspirations which they had before joining the institute, if they do not get fulfilled, where is the society heading to then? There's going to be unrest, frustration among all them, and that's the reason I said you're creating volcanoes. Because the type of faculty they have, or rather I'll say the number of faculty they have, as well as whatsoever they have, if you look at the quality of that faculty, it's shocking. How many students usually give the CAT? Do you have an idea? Would anybody have an idea? About 2 lakhs. About 1,90,000 per time. And how many are selected? Finally, 1,200 make it to IIMs. Okay. But why are the IIMs so coveted? Why does everybody want to get in here? You know, the course structure, or they start the course structure, the infrastructure, we can have the same thing. It can be replicated or duplicated in any other college. The first point of difference is the peer group, the kind of students that come here.
in the kind of tradition that has been set. The best of the creamy lot coming here. So the best of the peer lot, and this effect cascades into the best of the faculty, the best of the placement, the best of the competitions coming here. Like if you come to IIM Lucknow, we have got 67 permanent faculty members in here, in addition to the visiting faculty and the contractual faculty. So which gives a ratio of around 1:7 or 1:8 faculty student ratio, which you won't find in any other private business school. In addition to the faculty, then you need good infrastructure, not infrastructure in terms of buildings or chairs or tables, but infrastructure in terms of the books and the journals and the databases, which many business schools do not subscribe for. That is another resource which makes these institutes much different from other private business schools. And the third important contribution or the attribute of any good business school is the research, because unless you have a knowledge generation, you cannot just disseminate it. And private business schools, they do not have any good amount of research being done because that's not their focus. How accessible are your professors to you all? In the very first class, each of the professors gives their email address, their extension number, their mobile number, so that we can get in touch with him or her anytime we want or the need is there. The usual procedure is to take an appointment and visit him, but accessibility is very high. So how are you all evaluated in terms of your whatever your projects or what? The On what evaluation basis? The evaluation process here is made as continuous as possible given the present system. Say out of the 100% marks for each subject, it is divided into two major examinations, midterm and interim, and apart from that there are projects, there's class participation, there are quizzes, and there are assignments. So the evaluation is made as continuous as possible so that people who are attentive in class, who are adding novel ideas to case discussions, will not lose out on marks because of their non-performance in exams, because they'll score in the class participation. There are some things which you are born with, some qualities you are born with, but unless you get a right environment and a right training, you cannot actually excel in those qualities. So it is both, but I would say in human beings, it is more of a nurture which plays rather more important role than the nature. Human being, you can make anything out of me. You put me in Africa, I'll be an African. You put me in China, I'll behave like a Chinese. You put me in America, I'll behave like an American. And you can make a dog out of me, you can make a wolf out of me, you can make a bear out of me. So you can make a good manager out of me. What are your expectations from IIM? Have they been met? When a person is a CAT aspirant, if you ask him what is he expecting, then the only thing they'll say is placement. But after coming here, we all can really say it's the experience that we all will take, apart from definitely the placements and whatever the life we look ahead to. It's not everyone ends up getting that big a salary. What they do is they'll only put those people who have got high salary, but average salary it's not that. There are people who actually are on the average or even below average. They do not figure in those media releases or the media coverage which ends up in the society's hand. So that's where I think maybe facts need to be put in front of the people, that it is not everyone is becoming a millionaire or a crorepati who is doing his degree from IIMs, but there are people who are mediocre also. सब जगह जो देख रहा हूँ, शिक्षा बहुत हाईफाई हो गई जिसको बोलते हैं, चकाचौंध वाली डिग्रियाँ अलग अलग से, नाम में बढ़िया बढ़िया सैलरी है, लोग खिंच जाते हैं उसमें। एक शिक्षा में ये भी देख रहा हूँ कि आप अपने आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। तो ये जो दो मैं अलग अलग कॉन्ट्रास्ट देख रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा सही गलत क्या है, क्योंकि वो भी एक सच्चाई है जो मैं देख के आया हूँ और ये मेरे सामने एक सच्चाई है। तो आप लोगों का कभी ये मन नहीं करता है कि ये जो नई नई नौकरियां आ रही हैं, MBA 20-20 लाख रुपए साल के लोगों को मिल रहे हैं, PCS में कभी नहीं मिल सकते हैं आपको, अलग तरीके से तो मिल जाएगा बट ऐसे तो नहीं मिलेगा। सर ऐसा है कि यहाँ पे जो लड़के पढ़ रहे हैं वो हाई सोसाइटी के नहीं है, लोअर सोसाइटी के हैं। तो हाई सोसाइटी के लोग यहाँ आते भी नहीं पढ़ने के लिए। जो MBA हैं, MBBS कर रहे हैं, ये प्राइवेट सेक्टर जो देखते हैं, तो उनका एक अलग क्लास है।
अब यहाँ जो जिस क्लास से बिलोंग करते हैं, एक मध्यम वर्ग, उससे भी नीचे स्ट्रगल करके किसी तरीके से पेट काट के किसी तरीके से सेटल होना है। आप जिसे MBA और IIT की बात करते हैं, तो उसके लिए आप देखिए, चाहे कोचिंग ज्वाइन करिए तो 30,000 40,000 आपको कम से कम लगी, आपको पूरे कोर्स का फीस जमा करना पड़ता है। उसके बाद आपको हो भी जाता है, अगर मान लीजिए आप क्वालिफाई कर भी जाते हैं अपने मेहनत से, तो 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख रुपया ऐसे मान लो आपको एक कोर्स का पड़ जाता है, तो उतना आप मतलब कि नहीं दे पाएंगे। तो कारण यही होता है कि हम लोग इस क्षेत्र में थोड़ा सा, हालांकि मैं मानता हूँ कि इसमें ज़्यादा पैसे नहीं, लेकिन एक जैसे फैमिली को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग को अच्छा मौका मिलता है इसमें। तो बहुत भयानक स्ट्रगल है। बहुत सर, आप तो जानिए कि देखिए 5 बजे सुबह बैठे हुए, मतलब 5 के आप समझ 6 बजे आ जाते हैं अपना भोजन पानी बना के। रही बात सर कमरे पे, तो कमरे पे चूँकि देखिए उतना अच्छी क्वालिटी कमरे मिल नहीं पाते हैं। 400-500 रुपये में आपको कमरे ऐसे मिलेंगे जो मान लीजिए वैसा माहौल नहीं मिल पाता है। अगल बगल में फैमिली रहती है, लोग टेक बजाते हैं, मतलब कि इधर उधर, प्लस लाइट भी उतने कंटिन्यूटी पूरी रहती नहीं है, तो आपका लाइट चल जाती है तो ऐसे कमरे होते हैं जहाँ अंधेरे रहते हैं, आप वहाँ रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उसी में खाना बनाना है, नहाने की प्रॉब्लम, मतलब कई तो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इसी कारण मतलब कि यहाँ चूँकि आ जाता है आदमी कि ये सबसे झंझट थोड़ा मतलब कि मुक्ति मिल जाए। खाली सोने के लिए जाते हैं, खाने के लिए खाना वाना सुबह बना लेते हैं, उसके बाद लेके चले भी आते हैं यहाँ पे, यहीं पे खा पी लिया जाता है। समझ लीजिए अपना एक तरह से घर यही है। ये नौकरी का जुनून है, पढ़ाई का जुनून है, किस चीज़ का जुनून है? नहीं सर, नौकरी देखिए वो तो है, नौकरी का जुनून तो ही है, लेकिन एक लाइफ में कुछ कर जाने का भी एक जुनून होता है, जो कि नहीं हमको, क्योंकि देखिए हमारी फैमिली उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि जो हमको स्टार्टिंग से ही वो इस मकसद पहुंचाते कि आप वो तुम कर सके। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते गए, हमारे अंदर एक नया जुनून आता गया कि नहीं यार हम भी ये काम कर सकते हैं, और हमें लगा कि नहीं हम कर सकते हैं, और उसी के लिए यार कि हम लोग मेहनत कर देंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, अब यूनिवर्सिटी में तो हर टाइप के लड़के आते हैं, हाई फाई भी आते हैं और नीचे तबके, वो फ़र्क आपको क्या लगता था कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो लोग बिना मेहनत करके कभी कभी वो भी नंबर ले ही आते हैं? नहीं सर, वो नंबर भले ले आते हैं, लेकिन वो जो नॉलेज होता है वो नहीं होता है उनके पास। मान लीजिए जैसे हम लोग जब ग्रेजुएशन करते थे तो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लिखने रहते थे, सपोज करिए उन्होंने गेस करके पूरा लिख डाला, लेकिन हमने पूरी बुक पढ़ी। अब बुक पढ़ने के बाद भले मेरा 50% मिला, उनको मतलब 60% मिला, लेकिन जब हम कंपटीशन में उतरते हैं तो हमको 5 क्वेश्चन नहीं लिखने पड़ते हैं, हमको कंपटीशन में उसका भुगताना उनको करना पड़ता है, और भुगतते हैं वो लोग। बट मुझे सिर्फ एक डर लग रहा है, अगर PCS में नहीं हुआ है, उम्र निकल गई, फिर क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं, मतलब कि फिर भी तो जीवन में जो है हम इतने अनुभव ले चुके रहते हैं कि अपने मतलब मैं सफल नहीं होता तो हमारे बच्चे जो है उस क्षेत्र में जरूर सफल होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम इनके साथ अब आगे निकलते हैं, अगले पड़ाव में देखते हैं। सर एक बात है, जो आप कहते हैं कि ये 8 साल 5 साल लग जाता है तैयारी करने में, काफ़ी समय लग रहा है, लेकिन एक बार जब सर्विस मिल जाती है ना, उम्र अपने आप घट जाती है। आइए। हमारे पास तो 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि लोग सर्विस ना मिलने पर होता है कि चलो यार कुछ पूंजी लगा करके जो है अपना दूसरा बिजनेस कर लो, लेकिन चूँकि हमारे पास दिक्कत ये है कि जो है ना हम पूंजी लगा सकते हैं, अब केवल ये कि थोड़ा यदि मेहनत कर सकते हैं तो हो सकता है सर्विस मिल जाए। तो ऐसा क्या है कि आप इसी के पीछे, आप इसी जॉब के पीछे लगे, और दूसरी नौकरी कभी आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की? हाँ की थी। अब गांव से नए नए आए थे, 2 साल में जो है इंटरव्यू देने का सौभाग्य मिला, अवसर मिला, तो उसके बाद नहीं हुआ तो मन में आया कि यार सही लोग कहते हैं कि पैसे वालों को ही नौकरी मिलती है। उसके बाद मैंने फॉर्म डालना क्लर्किया गेट का छोड़ दिया। इतने दिन बिना नौकरी के खर्चे कैसे चलते हैं आपके? नौकरी अब किसी तरह चला लेते हैं, अब वो तो हमारा व्यक्तिगत है, कैसे चला लेते हैं। और परिवार? परिवार भी है गांव में। शादी हो गई आपकी? हाँ शादी हो गई। बच्चे हैं कुछ? बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। बच्चों को कैसी शिक्षा आप प्रदान कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, स्कूल में सब एडमिशन कराना। 4 लड़कियां हैं, 4 लड़की पढ़ रही हैं। चारों लड़कियां पढ़ रही हैं? हाँ। There is a very large number of students in India, primarily from poor backgrounds,
for whom education is their only possible ticket to a better life. And they take it seriously and intensely precisely for that fact, in ways in which more affluent students sometimes don't, because they have other opportunities, they can generate wealth to generate more wealth or whatever that is. That pool of students who recognize that education is their only ticket out is really, really large. It's also an unprecedented opportunity for this country, because most of our talent pools have been drawn from relatively small sections of the population, right? So that is the pool, that is the drive that needs to be tapped into and encouraged, but it will have to be given some direction. My biggest worry is that they're coming with this immense sense of aspiration and also a capacity to put in the hard work, and then finding that the institutions are not giving them what they're looking for. And frankly, that mismatch could be the makings of a social volcano. इलाहाबाद के अंदर जो भी लड़का PCS IAS में बैठने आता है, मैं और दुनिया को नहीं जानता, लेकिन शायद सबसे अधिक घंटे इन्वेस्ट करता है अपनी पढ़ाई में और सबसे कम किताबों में पढ़ता है। न उसके पास आज भी इंटरनेट की कोई जानकारी नहीं है, वो इंटरनेट खोलना तक नहीं जानता है। आप इंटरनेट सहयोग की बात छोड़ दीजिए, 80% लड़का यहाँ पर इंटरनेट खोलना भी नहीं जानता है। घिसी पिटी किताबों से वह 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 12-12 घंटे तक एक टाइम खाना खा करके वो पढ़ता है। ये बात मैं ये सीरियसली नहीं कर रहा हूँ, ये हम लोग खेल के देख चुके हैं। यहाँ पर लड़का पढ़ता है 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, और उसके बाद गवर्नमेंट क्या होता है कि 250-300 पद आए, 4,000-2,000 लड़कों को समझा गया PCS में बैठ सकें, यानी कि मेंस के लिए, उसमें सब लड़के बाहर हो गए। फिर 1 साल लंबा इंतज़ार, फिर 1 साल बाद फिर वही अलग परीक्षा होगी, फिर उसी के लिए मतलब कि 12-12 घंटे पढ़ना, और ऐसा करते करते 35 साल तक होता है। इसके बाद जो है किसी काम लायक रहते नहीं, घर निकल जाते हैं। तो अगर लड़कों के सामने ये विकल्प हो जाए कि हम पढ़ाई करने के बाद हमें छोटी सी नौकरी 10,000 की, 8,000 की, 12,000 की ये मिल जाएगी, वो उसे रोज़गारपरक शिक्षा चाहे ITI से दें, चाहे जैसे दें, जो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, चाहे जो कुछ भी कर लीजिए उसको, वही एक विकल्प है। और ये भीड़ बढ़ा करके यूनिवर्सिटियों में डिग्री बांटेंगे और वही फिर मैकाले वाला वो मतलब क्लर्क पैदा करेंगे, तो क्लर्क की नौकरी है ही नहीं है। तो क्लर्क तो पैदा हो गए, लेकिन जाएंगे क्लर्क कहाँ, नौकरी कहाँ करेंगे वो? ये आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सिदौली PG कॉलेज क्लास सबका है? जी क्लास। आपका दिनचर्या क्या रहता है? दिनचर्या इधर मैं सुबह 4 बजे जगता हूँ, फिर थोड़ा सा वॉकिंग करता हूँ, 2 घंटा पढ़ने के बाद फिर 7:40 से मेरी ट्रेन है, मैं सिदौली जाता हूँ। सिदौली मेरी क्लास है, वहाँ पढ़ाता हूँ, 1 बजे ट्रेन वापस आता हूँ। अच्छा चल ठीक है, ऐसा कर लिया। यू जॉइन इन एज वेल? ओके राइट। We joined RAI in 2003 or something. The college was good, the crowd was good. We had this private education, we call it the expensiest thing. We were paying good for that, and the first year was almost fun. We had real good world around, but coming into the second year post that, we realized that there is no degree that we're getting out of it. So because of that, the thing just changed, and the perception just changed, and post that, it's been, as in, you're just wasting time in college. The attendance was not a fight. The education there was not working out. So you were flunking and things. So we just planned to move over to a industry wherein we can earn, because undergraduates anywhere are not accepted. So call centers was the only fun, only place I could go to. So we planned in, and it's been good. 2.5 years now working with Wipro. और ये नौकरी आप क्यों कर रहे हैं? सर नेट PhD करने के बाद से सर दूसरा कोई जॉब इस तरह का मिलता नहीं है सर। तो ये सर एक तो शिक्षा से जुड़ा हुआ है सर, उस योग्य है सर, तो पढ़ाता हूँ सर प्राइवेट। ये परमानेंट जॉब है आपका? नहीं परमानेंट नहीं है, मैं मानदेय पर हूँ सर। टेम्परेरी? जी सर। What do you do in engineering? But if we talk about engineering, UPTech and all, they've got their cut-through list and the long term, so it was not very clear for me. I planned with some private education, as we knew that the degree would be there from RAI itself, would not be that renowned, but would be there. So I would get something on papers, and I can go through it with any private firm, as in L&T you can call it, and there are tons of companies that as in those would accept you as an engineer.
एक तो सर मैं हकीकत बताऊँ तो एमए पास करने के बाद तक मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, हकीकत बताऊँ। लेकिन जब एमए पास के बाद से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बदली जो मेरे ऊपर एकदम पहाड़ की तरह टूट पड़ी, तब मुझे समझा कि कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने तैयारी करना शुरू किया। तो 2002 में मैं पीसीएस प्री दिया, मेंस दिया, हाँ उसमें नहीं निकला तो एक जज्बात आई। फिर जो है 2003 से लेकर 2005 तक लगातार मैंने माध्यमिक शिक्षा परिषद का इंटरव्यू दिया, इंटर लेक्चरर का। पैसा की वजह से नहीं हो पाया चूँकि वहाँ चलता है। उसके बाद से 2004 में मैं नेट क्वालिफाई किया। पैसा होता तो आप दे देते? उस समय नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये बात हमारे पिताजी नहीं स्वीकार करते कभी भी। If you're graduate from a BTech course or something, your first thing, as in if that's not RAI, your first thing would be to earn money. Okay, and if you go to any typical firm, they would give you 18,000 as starting. Maximum would be 12 or 13. Post that, they would not give you anything. So again, on the other hand, the call center would give you 20 plus. First instance, 20 plus for a BTech guy. You come in, you join, we give you 20,000. कुल मात्रा आपको कितना मिलता है? हमको 6,000 मिलता है, मात्र 6,000 मिलता है। 8,000 पर अनुबंध हुआ, 2,000 मैनेजमेंट ले लेता है, 6,000 मुझे देता है। There is actually more to education than simply a formal schooling or training. There's a whole range of soft skills you need. For example, simply the ability to speak English, right? The ability to be sort of savvy in a particular kind of way is equally valued by employers as anything else. And I think the challenge for students coming from poor backgrounds is that they often don't get enough support in building those soft skills, right? Which then it's a surprise to them that actually these skills are in demand. और एक तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने के बाद से शहरी कल्चर को मैं 2 साल तक समझ ही नहीं पाया। जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पढ़ा, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक, तो तब मुझे कुछ सोचने की बात आई, तब मैं पढ़ने लगा। To me, education was the first priority when I entered RAI. I had friends since I was born. It's not that I went to college to get my friends being there or to party, because people in Delhi, parties and all, they start from standard 8th, right? So going to college and partying is like, it's not that very great thing. So education was, yes, the priority for me. That's why I went to RAI. I had to pay 90,000. मे भी कहीं अच्छी जगह एडमिशन हुई होती तो बच्चा भी ठीक टाइम पे निकलता और हम लोग भी कुछ आगे एफर्ट्स करते इसके लिए। We're trying for that कि एक बार हटे डिग्री हाथ में आए तो we get him placed with any of the we have contacts in many of the companies. If you happen to meet the trustees or the owner of your institute, Mr. Vinay Rai, what would you say to him? See, given me an option that I can kill a guy, I would kill him, because he's killed around, I would say, 18,000 people in one joke, right? He's just one misconception that he can have a university or he cannot have a university. It's just undue state of mind. He's done that, and I don't know how many people have got like that. राय फाउंडेशन कॉलेज इस साल 10 फरवरी तक राय यूनिवर्सिटी हुआ करता था। साल 2002 में बने छत्तीसगढ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी कानून के तहत इसे ये दर्जा हासिल था। इसी कानून की बदौलत छत्तीसगढ़ में एक समय 37 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल गई थी। लेकिन 11 फरवरी 2005 सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला और इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों का वजूद खत्म। One of the universities at that point of time, Mets University is operating from this business complexes. Means business complex having hardly a 15,000, 20,000 square foot area houses a university with no technical staff, with no educational staff, no library, no playground, nothing. And other universities got open even in LIG quarters, in basements, and everywhere. Universities are set up under 4 acts. One is the Central Act. So all central university, about 25 of them, are set up under a Central Act and approved by the Parliament. Then there are state universities which are under the state
University Act and approved by the state councils, legislature. There is a State Private University Act, which is again passed by the state legislature, under which a university can be set up. So, state university can be two types, public as well as private. And then you have a central university, and then there is a last and the fourth category, what is called deemed universities. Deemed university is set up under the section 3 of the UGC's Act. So now suppose a university is set up under the State Act. So how would the UGC be able to kind of regulate at least the quality being imparted out there? No, the first condition is of course that the State Private University Act vis-a-vis the state, there itself in the Act there is a provision for inbuilt maintenance of standard by the state government of course. Then this university has to be recognized by UGC, and that is a provision of 2F, and 2F is given to the state university, that is it get a recognition of University Grant Commission as it were. We send a committee and the committee goes and assess their academic programs, their physical infrastructure, the minimum requirement about teacher and others. It is only after that visit and study that we give them a status. So, I think that provision is a very crucial provision. Now, UGC has the authority to send the committee from time to time to review and assess the progress. But beside that, the other regulatory framework of UGC is also applicable to them. Qualification for appointment of the teachers, degrees for example, they can award only those degrees which are recognized by the UGC. इनको जो स्टैट्यूट में जो नेम्स ऑफ डिग्री दिए गए वो इस तरीके से दिए गए जो उनके शेड्यूल में नहीं है. लाइक you cannot have MBBS unless there is a MCI approval, but a university can give MIMS, Master of International Medical Sciences, Gynecology. This is another FIMS, FIMS, Fellow of International Medical Sciences, Ophthalmology. कोई वैल्यू तो No value at all. और लॉ में ये लिखा गया, लॉ में ये कहा गया जो एक्ट था कि अगर ऐसी डिग्रियों के लिए MCI, ACT, AICTE, UGC के अप्रूवल रिक्वायर्ड होंगे तो लिए जाएंगे. How conscientious are these institutes in following your guidelines? Oh, I think they follow. Most of the institute they follow because without that, you know, the creditability and the standing of the university is then comes under the cloud. And I think institutions want to have a nice image, and there is a whole lot of competition that goes on between these institutions. So, they remain careful to a greater extent, and as and when things are brought to our notice, we also take the necessary steps. All regulatory bodies start with the noble intention of doing good work, and they end up being corrupt and bureaucratic, right? So, there is a problem with the UGC, there is a problem with the AICTE. Education is a concurrent subject, and states have their own private university acts. At the same time, at the center you have UGC and AICTE. It does not mean that education is of high quality in this country across the board. It is not. When you talk of education, you should talk of development and not regulation. And sure, if there is not enough good quality coming out, then you look at how to fix the problem. But it is not about policing and regulation and bureaucracy. The first element in quality enhancement has to be competition. Right? Now, competition is not simply the number of institutions; it's the number of institutions relative to demand. Right? There will have to be this period of learning. I mean, if somebody is paying good money for a bad institution, you have to assume they're doing it either for two reasons: either they have absolutely no idea what they want, there's a lack of information, or it's simply because they've been placed in a position of necessity. Right? They have no other option. Now, unless you remove both of these bottlenecks, which is disseminate more information, right? What are the kinds of information a student needs, right? If you, for instance, made it clear and transparent who's being admitted to a university, right? So a student knows who their cohort is, which is actually the most important thing in a university, where they're coming from, what marks they have. You have full information on what's happening to those students after they graduate,
right, which almost no university makes public or even tracks, right, you would automatically empower students and parents to take better informed decisions about which institutions to support, right. So, you need that informational base, and that is something the regulatory agency should emphasize. Unfortunately, they're not emphasizing that part, which is they think of accountability as accountability to them rather than asking the question, what is the information that you need as a student to be able to take better informed decisions? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। ये सब पढ़ाई अपने लिए करते हैं, लेकिन मैं अपने पापा के लिए कर रहा हूँ। उनके हाथ में मैं डिग्री जो भी करना है उनको ला के दे दूँगा, उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। बड़ा नाम करेगा। बहुत तो सिली सी बात है कि बोले बेटा तेरे जब लड़की ढूंढने जाएंगे तो उसको थोड़ी बोलेंगे तू 12वीं पास है। इसलिए ये बात भी सही है। आप लोग किसी की शादी हुई है? नहीं। बात शादी एम नहीं है, लेकिन नहीं उनके डिग्निटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका बेटा ग्रेजुएट कहलाए या फिर फुल हासन लागे उदारी बगिया झूमर गे बगिया में जब चली आए सजनी मोरे मन के मिलोनी मोरे। गाते हैं, मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि गाने में आगे इनको बढ़ना चाहिए। बीएससी कर रहे हैं। ये पापा जी इनके गाना गाते हैं, पर बोलते हैं कि बेटा ही पढ़ाई करो। क्यों? पढ़ाई की उम्र है। पढ़ाई क्यों? हाँ। फिर दिमाग क्या है बच्चे लोगों का, फिर पढ़ाई की तरफ से दिमाग उठ जाएगा। तो गाना कुछ खराबी तो नहीं है? मैं भी तो बोलती हूँ कि मैं इनका सपोर्ट करती हूँ कि करो बेटा। अग्नि समुंदर जो ही तोरे पीरित हाल हराले में सीत। आजकल तो संगीत में भी डिग्री मिलती है, ऐसा तो नहीं है? क्या है सर, हम लोग गांव देहात में रहते हैं और इतना नहीं हो पाता है। जब छोटा था तो दूर भेज नहीं सकते थे, मोह माया इतना था। आप क्या कर रहे हैं? जी फर्स्ट ईयर बीकॉम फर्स्ट ईयर। तो आपके क्लास में कोई टीचर नहीं सर। तो आप आते हो चले जाते? जी। कितने दिन हो गए आपको आए हुए? हमको जुलाई से सितंबर। जी। इतने महीने? जी। कोई टीचर ही नहीं? नहीं। तो किताब से क्या, एग्ज़ाम का कब है? एग्ज़ाम अप्रैल में। तब तक फिर कैसे क्या होगा? सर नियुक्ति नहीं हुई है, नियुक्ति अब शासन के ऊपर है। आप अपने आप पढ़ेंगे फिर? हाँ, नहीं है टीचर तो अपने ही पढ़ना पड़ेगा सर। जब आपने यहाँ पे एडमिशन लिया था जी, तो ये आपको पता नहीं था? नहीं था सर, उस समय दो टीचर थे, लेकिन थे। उसके बाद क्या है स्थानांतरण मतलब बोला जाए ट्रांसफ़र हो चुका था, तो उसे दोनों टीचर चले गए. There is a growing demand, but the supply in terms of infrastructure and expansion of the universities has not been keeping space with the demand. Although our number of university has increased at a much rapid rate, from about 25 in 1950, we have now close to 250 state university, but in all we have now 400 universities, and yet we lack in the universities because our enrollment ratio is only annual %. We need to increase this to 30%, 40%, imagine. So we require many more universities. Well, the point that I am trying to mention is there is a lot of pressure on the government to devote resources to higher education. It is very unfortunate that the adequate resources has not been allocated by the state to the state university sector and higher education. You may be knowing that with respect to the faculty, majority of the state had put a ban, and as a result now there is a problem of faculty today. कभी किसी ने शिक्षा मंत्री या एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने की कोशिश की है? ये किसी मिले तो नहीं है सर, लेकिन लेटर वहाँ तक भिजवाए हैं हम लोग कि टीचर का मांग करके, वहाँ से कुछ लेटर वेटर कुछ नहीं आता. पर्यावरण नहीं इंग्लिश. ये देवभोग के बच्चे हैं. हाँ, अब 127 किलोमीटर से आए हैं सवेरे से. दूर से? देवभोग कॉलेज में अभी बिल्डिंग नहीं है. बिल्डिंग ही नहीं है? बिल्डिंग नहीं है, अभी बन रही है बिल्डिंग वहाँ तो मिडिल स्कूल में चला रहे हैं. ये किस चीज़ का सप्लीमेंट्री? ये कॉमर्स का है, बीकॉम.
बट कॉमर्स में जैसे यहाँ टीचर नहीं वहाँ पे भी नहीं होगा? तो वहाँ भी नहीं है, वो तो उसमें थे क्या बोलते हैं बीकॉम बिजनेस। तुम्हारा इंग्लिश है ना? जी। रोल नंबर बिना टीचर के अपने अब खुद ही पढ़ते हैं, घर में एडमिशन रहता है। बट बिना टीचर के कैसे पढ़ पाएंगे? सब कुछ करना पड़ेगा आपको, शासन। हाँ नहीं, तो हम लोग क्या है, कॉलेज में एक जन भागीदारी समिति होती है, उसके लिए बच्चों से फीस लेते हैं। तो हम लोग लोकल व्यवस्था उसी से करते हैं। जैसे गिरीश शर्मा है, ये हिंदी पढ़ाते हैं, इनको भी हमने रखा हुआ है, शासन से नहीं है ये। समय अच्छा, ये डेली पे है? नहीं हाँ, मतलब वो मानदेय पर रखे नहीं, एक 3,500 रुपया देते हैं इनको मानदेय, और इसके एवज में सेवा देते हैं। PM लिखो, PM। 3,500 में क्या होता है? कोई टीचर नहीं, पर अब क्या करें, अब इनकी भी मजबूरी है। आप कह रहे हैं 84 से आप यहाँ पे हैं? जी। ये इंस्टीट्यूट है। हाँ। यहाँ पे आपको लगा शिक्षा का स्तर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? जिस हिसाब से। हाँ, बढ़ा है ना, लोगों में जागरूकता आई है, शिक्षा के प्रति जो रुझान होना चाहिए वो रुझान बढ़ा है। जैसे अब पिछले साल तक हमारे यहाँ 350 बच्चे हुआ करते थे, इस साल 424 बच्चे हैं। जबकि टीचर कम हो। हाँ, जबकि टीचर नहीं है इसके बाद भी। और बच्चे भी ये देखते हैं कि किस विषय के टीचर हैं, तो हम कौन सा विषय लें। And as you know, under the 11th plan, 5-year plan, the Prime Minister and Dr. Manmohan Singh and Arjun Singh Ji, the Education Minister, and the Planning Commission, and with assistance from the UGC, has now prepared a plan for higher education, which is a major step. In fact, at time the Prime Minister described this plan to be education plan, 11th plan to be education plan. That is because we now recognize that the higher education was neglected during last 15-20 years, and it needs its due share. But within government, there are very few voices that are actually willing to say, okay, if you're going to put 5,000-6,000 extra crore, 5,000-6,000 crores extra in the system, how should we do it differently from what we've been doing in the past? And my fear is, just looking at what's in the works, that it's actually going to be more of the same. That a lot of people have convinced themselves that the main problem in higher education is lack of money, which I don't think it is. I mean, I don't think funding is at this point the real issue. I mean, my own belief is that India can be a global education hub. I mean, if it gets its regulatory system right. I mean, I think we have the human resources. We're going to track back the human resources. But we still don't think of education in those ambitious terms. So what do we really need to do so that we can revamp our education standards, the higher education standards moving forward? The simple fact is we don't have a supply of good academics. The reason for that is that most of our research and PhD programs are in a state of complete meltdown. I mean, today, if when you sit in selection committees and you look at, in terms of numbers, they're fine. I mean, you'll get 100, 200 applications. In terms of quality, particularly of MPhil and PhD programs, which have become the refuge of those who didn't manage to do well in MA or so forth, those programs are in a steep state of decline. Now, if you don't have institutions that are regularly producing a supply of well-trained researchers and academics, you cannot do anything about either existing institutions or new ones. So my view is that I think the best justification for creating 2 or 3 excellent institutions, new ones, is that those are going to be necessary for actually producing high quality PhD students who then become your available talent pool for being employed in these other universities. बीएड में कौन एडमिशन ले रहा है?
ये दोनों। आप दोनों? हाँ सर। कहाँ से आए आप? उड़ीसा। आपका तो बच्चा है, तब भी आप पढ़ाई करेंगे। तो गीतांजलि, आप इतना दूर आई हैं और एडमिशन आज आपको मिल जाएगा, आपका काउंसलिंग में हो गया है, पढ़ाई में तो आप अच्छी होंगी हाँ, शुरुआत से। मैंने मेहनत करके आई हूँ, तो पढ़ाई अच्छी नहीं करूँ तो क्या अच्छा लगेगा। तो बीएड, जैसे आप बीएड करके आप कहिए आप नौकरी करना चाहते हैं, तो कहाँ पे टीचिंग क्या करना चाहिए? हमारे गांव के पास स्कूल है? हाँ, हाई स्कूल अभी नहीं किया। आप शुरुआत से ही टीचर बनना चाहते थे, बिगनिंग से? हाँ। और कुछ नहीं सोचा था? बहुत मेहनत का काम है टीचिंग। काम करने से कुछ भी मेहनत नहीं है। आपको लगता है अच्छे टीचर बनेंगे? अभी तो लगता है, बाद में क्या होगा क्या मालूम, रिजल्ट क्या होना से। There are two types of teachers. One, teachers who have passion of teaching, so they end up having that career, and the second, those who do not get any other job. That's, for me, it's another job. But if you want me to actually make this as a passion, you really need to create some external motives also in addition to my internal motives. This is Nilambo Soni from Odisha, and before that means before 2 months I have come here. When I miss my class, at that time I feel myself guilty, so I want to go, sir. Out of these, you have to use anyone and make sentences here only. By using have to, can you tell me any sentence? Using have to, use of have to. Agrawal, again you tell. I have to go to Raipur. Yes, I have to go to Raipur. Last one. Since the English language of this locality is not good, and after coming here, I am trying to mend their language. And I want to see them fluent in English. And I am teaching them Indian English, British English, and foreign English also. And their phonetics, pronunciations, all these things I am telling them how to understand the foreigners' language and how you can speak with the foreigners. That also they are learning. That in the beginning, that means a learning stage, and day by day they will improve themselves. Why are you a teacher? I want to know. Why I became a teacher? Since the main reason is behind becoming a teacher is, I thought there is no other such job in this world just like a teacher. That means a teacher or a professor, what they can do, the other personalities or the other persons, they cannot do that type of activities. Because we are just distributing the knowledge. If you want to develop the nation, any nation, if there is no good education, that nation will not develop. And if you want to develop any nation, then you have to be a teacher, good teacher. That means the teacher who goes behind the money, they cannot mend the students, they cannot mend, they cannot change the society also. It's absolutely astonishing that, Indians are running practically every economics department in the United States that I know of. And it's one of the disciplines we have done very well in. Yet the state of our economics departments outside 3 or 4 or 5 universities at most is pretty pathetic. So unless you have a strategy which recognizes, as China has, that you are in a globalized world where the competition for both good faculty and students, I mean, when our good MA students, we'll be all writing letters of recommendation for them to go abroad, right? Unless you have a strategy for retaining talent, the education system is not going to improve greatly. We started promoting Singapore education in India since 2004. So it's been almost 4 years now since we have really focused in this area, because we see that there's lots of opportunities for Singapore to be promoted as an education destination. We felt that there was a great opportunity in India, considering the youth
India is generally a very young nation, and education being a very key pillar of the future. And we thought that, I mean, there's a great match when it comes to these two aspects. Here's the irony. You have a situation where fees are controlled in India. Education is state subsidized in the public sector, and in the private sector fees are nevertheless controlled by the government. And at the same time, you have 160,000 Indian students going overseas for higher studies and spending about 16,000 crores a year, giving those kind of fees to foreign universities. Now, if you had high quality here and you charged half those fees, you generate 8,000 crores a year in terms of revenue, and you can solve a lot of problems with that money. The education system is a lot different in India and in Singapore. Since I've experienced both the education systems, I would say in Singapore it's a lot more practical. It's not bookish knowledge at all, because most of my courses don't even have exams. I mean, it was hard to believe that when I went. It is like class participation. You are encouraged so much to speak up in front of the class. Class sizes are really small, about 30 to 45 students. So you're encouraged to speak up in front of the professor. You're graded based on your class participation, the quality of participation. Then there are so many project works. I mean, like each subject has at least 2 to 3 projects, and the projects are done in groups. So there's a lot of group work, there's a lot of practical knowledge, there's a lot of class participation. You don't think so? You probably come back to the IIMs or probably? Well, not really, because if you go to see, getting into IIMs is really, really tough. Despite the fact that, you know, we don't have any institute apart from probably the IITs, which is number 40 in the top whatever ranks. Yeah. But we still have Indians in every sphere, whether it's education, industry, in the top echelons, you know. How has that come to be? Well, I think, listen, let's not completely forget that a lot of these people, including people like me, were lucky enough to get the right education or to go through these institutions, which are genuinely good, as you say. I think the bigger question to ask is how many more are there that we are not being able to bring up to that level? Because I would imagine that there are many, many more such who could actually do extremely well in institutions around the world. I think these people are doing extremely well because there's a fundamental inner drive or basic intelligence, EQ, IQ, all of that put together, which is making them successful. I really think the government should set up education SEZs. I think if they can set up SEZs for manufacturing and SEZ for IT, then we can set up SEZ for education, because today we are exporting education. So this is also an export zone brought back into India. Let universities come and set up here for our students, and the big thing is our academics get a chance to teach in institutions where they get a good salary and a good environment. What you want is massive capacity expansion of a high quality. How do you get high quality? You get high quality because if you pay your teachers well. Now, to pay your teachers well, it means that somebody has to fund that college. You can't have state subsidized education for everybody and have massive capacity expansion of high quality. So what you need is the people who can afford to pay must pay a high fee. They must pay the real cost. And it's the people who can't afford to pay who must be subsidized. आपका नाम? मेरा नाम एसी अग्रवाल है। और आप यहाँ से 64 से मिल्क बार चला रहे हैं। मिल्क बार में भी गिरावट आ गई होगी, जो पहले होता होगा एक ज़माने में। ज़्यादा ये दही दूध मट्ठा रखा हुआ है, इसको मुश्किल से 5% लेता है। वो सब लगा हुआ है फ्रिज में, दही दूध मट्ठा, सब चाय और आधी चाय वाले कस्टमर रह गए। हमारे ज़माने में हमको लगता था कि ये हमारी जगह है, इसको साफ अरे आपके ज़माने तक गनीमत थी साहब, यहाँ पे कोई लड़का लड़की को छेड़ नहीं सकता था। आपके ज़माने में 18 साल पहले ये हालत थी। अब में बहुत चेंज आ चुका।
जो बिल्डिंग सबसे बढ़िया अभी देखो आर्ट फैकल्टी पुत रही है, वाइटिंग हो रही है, 3 दिन के बाद आके देखिएगा जगह जगह मसाला खा के थूका मिलेगा। पैसे देते हैं कि नहीं देते हैं कैसे? जो मिल जाए भगवान भरोसे है। ऐसे माहौल में भी आप कैंटीन चला रहे हैं? अरे आदत है, प्रैक्टिस है, हो चुकी है, इतने साल से चला रहे हैं। ओके, हमको चंबल घाटी में बैठा तो वहाँ भी चला ले। ये तो लखनऊ यूनिवर्सिटी। आप जब लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र थे तब उस टाइम का एटमॉस्फेयर कैसा था? वो तो बिल्कुल संक्रमण का था। 97 तो पुरोधा लोग भी थे और नए हम जैसे लोग भी आए थे। आप जब इतना खराब एटमॉस्फेयर तब आप कैसे आपने अपने को चेंज किया? तो इसके मतलब पढ़ने वाला लड़का पढ़ता है, हाँ, पढ़ने वाला, और शैतानी वाला लड़का शैतानी करके निकलता है। उसके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं पड़ता। What would you say about education? Nothing. I would not be able to say anything about it, because education to me, if it's just schooling, I am the happiest man. I would love to go back to schools to study another 2 decades. I'm happy for it. But if education includes college as well, and colleges like RAI or other private schools, thank you. This is education. I don't want it. I don't know what to do. No, we know what we don't want to do. Yeah, but we don't know what we want to do. Yeah. That's the problem. I know what to do, but I don't know how to get into this college. आप कैसी एजुकेशन चाहते हैं? एजुकेशन मिलनी हर एक को चाहिए, बस एक अभी हमको जैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बस अपॉर्चुनिटीज़ की डिमांड है हमारे लिए कि हमको कहीं कल को जैसे सुसाइड के लिए बोल रहे हैं, ऐसी हमारे को दिक्कत ना आए, बस जैसे अपॉर्चुनिटीज़ दें हमको। बस ऐसे नहीं, हम ये भी नहीं बोल रहे कि हमको मनी चाहिए, जो हमने MSc कर रखी है भी हमको सीधा आप 25 में लगाओ, नहीं, जस्ट एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी चाहिए, हम अपने आप को खुद ही प्रूव करें। So finally, for a 6-figure salary, what do you need? One job that cracks Attitude. Yeah. A dad with a 5-figure salary. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। हाँ हाँ, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा।